कभी ये ख्याल आया है कि क्यों कुछ लोग काफी कमा कर भी, मतलब अच्छी खासी कमाई के बाद भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आमदनी शायद उतनी ज्यादा ना हो, पर वो वक्त के साथ अमीर बन जाते हैं। बिल्कुल। और इसका जो राज है ना, वो काफी हद तक पैसे से जुड़े हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों में छिपा है। सही बात है। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उससे में कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। हाँ, ये समझना कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना वो शायद ज्यादा जरूरी है। और इसमें हमारा दिमाग कैसे काम करता है, या कहें कि कैसे खेल खेलता है। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि पैसे को लेकर एक नया नजरिया मिले जो शायद हमारी सोच को एक नई दिशा दे सके। बिल्कुल। तो पहली बात जो किताब कहती है और जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी, वो ये है कि पैसे का मैनेजमेंट जो है वो आपकी डिग्री या आपके ज्ञान से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये सच है। मतलब ऐसा कैसे? क्या फिनांस के बड़े बड़े जानकार भी पैसों के मामले में मतलब गड़बड़ कर सकते हैं? हाँ, और ऐसा अक्सर होता भी है। वजह सीधी है। देखिए, पैसे से जुड़े जो हमारे फैसले होते हैं ना, वो सिर्फ ठंडे दिमाग या कैलकुलेशन से नहीं लिए जाते। अच्छा। उनमें भावनाओं का, हमारे अंदर के डर का या कभी-कभी लालच का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम शायद जानते हो कि भाई लंबी अवधि के लिए निवेश करना समझदारी है, यह हमें पता है। बिल्कुल। पर जैसे ही बाजार गिरता है, डर हावी हो जाता है। बिल्कुल, डर हावी हो जाता है और हम शायद गलत वक्त पर डर के मारे पैसा निकाल लेते हैं। तो जानकारी होना एक बात हुई, और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। हाँ, उस जानकारी पर सही वक्त पर सही भावना के साथ अमल करना बिल्कुल दूसरी बात है। व्यवहार ही असल में असली खेल है। और इसी व्यवहार से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिसकी बात किताब करती है, वो है किस्मत और जोखिम। हाँ, लक एंड रिस्क। हम अक्सर कामयाब लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये सब उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है, पर किताब कहती है नहीं, तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। सही है। इसमें किस्मत का और जोखिम का भी अपना रोल होता है। जैसे वो बिल गेट्स वाला उदाहरण देते हैं। हाँ। कि वो स्कूल में पढ़े जहाँ कंप्यूटर था। हाँ, और ये उस जमाने में सोची कितनी बड़ी और कितनी दुर्लभ बात थी। ये किस्मत थी। तो ये समझना जरूरी है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम ये मान लेते हैं कि हर सफलता या असफलता में कुछ बाहरी फैक्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम थोड़े ज्यादा विनम्र बनते हैं। सफलता मिलती है तो हम एकदम हवा में नहीं उड़ने लगते, और असफलता से टूटते नहीं। हाँ, और अगर असफलता मिलती है तो हम पूरी तरह टूट नहीं जाते। हम ये समझ पाते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारे प्रयासों से नहीं चलती, उसमें संयोग का, लक का भी बड़ा योगदान है। ठीक है, तो अगर व्यवहार इतना जरूरी है और किस्मत का भी रोल है, तो फिर अमीर बनने का रास्ता क्या है? किताब क्या कहती है? किताब एक बहुत ही सीधा साधा मंत्र देती है। क्या? अपनी कमाई से कम खर्च करो और बचाओ। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, मतलब सिंपल है। हाँ, सुनने में सिंपल है, पर असलियत में इस पर टिके रहना वो मुश्किल है। सही बात है। और यहीं पर एक और सिद्धांत काम आता है जो किताब बताती है कि दौलत वो है जो दिखती नहीं है। अच्छा। मतलब महंगी कारें, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, ये सब असल में खर्च की निशानी है। ये दौलत नहीं दिखाते। तो फिर असली दौलत क्या है? असली दौलत वो पैसा है जो बचाया गया है, जिसे निवेश किया गया है, जो आपके बैंक अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चुपचाप बढ़ रहा है। वो दिखती नहीं है। और इसमें तो फिर वक्त लगता होगा? बिल्कुल, वक्त लगता है और धैर्य की बहुत जरूरत होती है। कंपाउंडिंग की जो ताकत है ना, मतलब ब्याज पर ब्याज मिलने की, वो जादू की तरह काम करती है, पर धीरे धीरे। हाँ, जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, वॉरेन बफेट की ज्यादातर दौलत तो उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है। अच्छा। हाँ, इसीलिए शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागने के बजाय लंबी अवधि की सोच रखना बहुत जरूरी है। जैसे SIP है या इंडेक्स फंड्स हैं। हाँ, जो नियमित निवेश के तरीके हैं। हाँ, जो मूल रूप से बाजार में नियमित छोटी किश्तों में निवेश करने का जरिया है। ये तरीके इसी धैर्य वाले खेल में मदद करते हैं। किताब में एक और बात है जो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर गई, ये जानना कि कितना काफी है, मतलब इनफ की समझ। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम लगातार और ज्यादा की दौड़ में ही लगे रहेंगे, तो ये लालच हमें गलत और अक्सर बहुत जोखिम भरे फैसलों की तरफ धकेल सकता है। गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए, आपकी जरूरतें और आपकी शांति के लिए इनफ क्या है, तो आप उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकल आते हैं।
तो फिर पैसे का लक्ष्य बदल जाता है। हाँ, फिर पैसे का लक्ष्य सिर्फ चीजें खरीदना नहीं रह जाता। असली लक्ष्य बन जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब वो स्थिति जहां आपको पैसों के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करना पड़े, जहां आप अपने वक्त के, अपने समय के मालिक हों। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो मानसिक शांति है ना, ये शायद सबसे बड़ी दौलत है। सही कहा। अच्छा, ये सब बातें तो समझने में अच्छी हैं, पर इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? मतलब अपने व्यवहार को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमेशा काम आती हैं और काफी मदद कर सकती हैं। जैसे? पहला तो ये कि अपने खर्चों पर थोड़ी नजर रखें। एक अंदाजन मासिक बजट बनाएं, बस ये जानने के लिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड जरूर तैयार रखें, कम से कम कुछ महीनों के खर्च के बराबर, ताकि अगर अचानक कोई जरूरत आ पड़े, कोई मुसीबत आए, तो आपको अपने निवेश ना तोड़ने पड़े। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, जो वो जनबी अमीर बनाने वाली स्कीमें होती है ना, उनके लालच से बचें। अक्सर वो बहुत जोखिम भरी होती हैं या फ्रॉड होती हैं। रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमें। हाँ, उनसे दूर रहें। और चौथा, सीखते रहें लगातार, किताबों से, अपने अनुभवों से, और हाँ, अपनी गलतियों से भी। ये आदतें धीरे धीरे पैसे को लेकर हमारे व्यवहार को, हमारी सोच को बेहतर बनाती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है कि पैसा कमाना भले ही एक हुनर हो, लेकिन उसे संभालना, उसे बढ़ाना, ये काफी हद तक मनोविज्ञान का खेल है, अपनी भावनाओं को समझने का और सही आदतें डालने का खेल है। बिल्कुल, जैसा किसी ने कहा भी है, पैसा सोच से बनता है, मेहनत से नहीं। और अच्छी बात यह है कि सोच बदली जा सकती है। बिल्कुल। और अंत में शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। अगर हम आज थोड़ा वक्त निकालकर शांति से ये सोचें कि हम पैसे को लेकर असल में कितना जोखिम उठा सकते हैं, मतलब हमारा रिस्क टॉलरेंस कितना है और हमारे अंदर धैर्य का स्तर कितना है, तो ये जो आत्म जागरूकता होगी, इससे भविष्य में हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।